देखो यहाँ पर अपना जो फोर्स डाइपोल बना हुआ है वो ये बना हुआ है। अब क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे तो वो ऐसा रेडियली अवे इस तरह से बनेगी। डाइपोल इधर है, पता नहीं कैसे होगा, क्या होगा, आइडिया नहीं लग रहा। लेकिन अपने को मालूम है कि भाई न्यूटन भाई साहब बोल के गए हैं, फॉर एवरी एक्शन देयर इज इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। इसका मतलब क्यू चार्ज की वजह से पी पर जो फोर्स लगेगा, पी की वजह से क्यू पर भी उतना ही फोर्स लगेगा। तो मैं देखता हूँ पी की वजह से यहाँ जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी किस डायरेक्शन में बनेगी, ऊपर या नीचे। पी पी के लिए क्यू पॉइंट एक्चुअली या इक्वेटोरियल, इक्वेटोरियल है। पी पॉइंट के लिए ये पॉइंट जो बनेगा, ऐसा कोई पॉइंट बनेगा तो एक्चुअल बनेगा, और ये वाला जो पॉइंट बनेगा ये इक्वेटोरियल बन चुका है। इक्वेटोरियल है तो मैं देख सकता हूँ इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी वो बनेगी ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ पी। तो मैं लिख सकता हूँ फोर्स ऑन क्यू चार्ज इज इक्वल्स टू क्यू इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल। तो ये आ गया क्यू और इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू डाइपोल क्या लिखा जाए बताइए। माइनस तो डायरेक्शन दिखा दिया था, वो तो अपने देख लिया। तो के पी बाय आर क्यूब, तो ये आ चुका है के क्यू पी अपॉन आर क्यूब। ये आ चुका है फोर्स ऑन क्यू, किसकी वजह से, डाइपोल की वजह से। तो आई कैन से दैट फोर्स ऑन क्यू ड्यू टू डाइपोल इज इक्वल्स टू फोर्स ऑन पी ड्यू टू क्यू। अब इसका मैग्नीट्यूड बराबर होगा, डायरेक्शंस ऑपोजिट होंगे। तो आप देख सकते हैं कि मैग्नीट्यूड तो चलिए आ गया मेरे पास कि भाई पी पर लगने वाले फोर्स का मैग्नीट्यूड आ गया। डायरेक्शन कहाँ होगी, ऊपर की तरफ होगी, ठीक है। अरे नेगेटिव तो यहाँ पर हमारे पास मैग्नीट्यूड भी पता लग गया और डायरेक्शन भी पता लगा है। तो इस तरह से अपने पास बन चुका है फोर्स ऑन डाइपोल कितना बनेगा, ठीक है ना। कोई दिक्कत है क्या, बोलो। करो, नोट करो जल्दी से। नेक्स्ट इज कंडक्टर। अगला जो टॉपिक है वो है कंडक्टर। कंडक्टर का मतलब बताइए, है ना। हिंदी में बोलते हैं इसको चालक, चालक बोलते हैं इसको। तो अब देखते हैं कि यार ये अब एक कंडक्टर वो नहीं, टिकट वाला कंडक्टर नहीं है, गधे हो। तो कंडक्टर की अगर बात करें तो इसमें क्या है कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स अवेलेबल हैं। आप अपने मतलब अगर कोई कंडक्टर है, जैसे कोई कॉपर की वायर ले लिया, उसको रखा हुआ है बस, तो इसका मतलब ये होगा कि उसके अंदर जो अवेलेबल इलेक्ट्रॉन्स हैं वो वायर के अंदर कहीं भी इधर उधर घूम सकते हैं, है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए ये एक कंडक्टर था, है ना। मान लीजिए कि मेरे हाथ में जो पेन है वो एक कंडक्टर था। इसका मतलब ये होगा कि इसके अंदर के जो भी इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी एक जगह में अपने ही अंदर बॉडी में कहीं से कहीं तक जा सकते हैं, लेफ्ट राइट ऊपर नीचे सब जगह जा सकते हैं। तो ये लेता हूँ, ये मैंने लिया कोई कंडक्टर है। कंडक्टर है तो मैं लिख सकता हूँ दैट मीन्स चार्जेस आर फ्री टू मूव, चार्जेस आर फ्री टू मूव। अच्छा एक बात बताइए कि ये जो कंडक्टर है उसमें चार्जेस फ्री टू मूव है, तो एक बार मैं करंट के बारे में सोचता हूँ। करंट का मतलब क्या होता है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर चार्जेस मूव कर रहे हैं क्या कंडक्टर के अंदर में, तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब क्या यहाँ पर करंट भी कुछ होगा क्या। क्यों नहीं होगा फिर, अभी तो देखा हमने कि इलेक्ट्रॉन फ्री टू मूव है, सब जगह जा रहा है। करेक्ट, यहाँ पर हो क्या रहा है
कि यहाँ पे सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन नहीं है, खूब सारे इलेक्ट्रॉन हैं, और इन सभी का कंप्लीटली रैंडम मोशन है, कंप्लीट रैंडम मोशन है। और अगर कंप्लीट रैंडम मोशन हुआ तो ऑन एन एवरेज चार्ज का मूवमेंट जीरो बन जाएगा, क्योंकि कोई अगर मान लो लेफ्ट जा रहा है तो दूसरा कोई ना कोई इलेक्ट्रॉन होगा जो राइट जा भी रहा होगा। तो इस तरह से नेट जो यहाँ बनेगा, नेट फ्लो ऑफ चार्ज, वो क्या हो जाएगा, जीरो बन जाएगा। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ कंडक्टर है, चार्जेस आर फ्री टू मूव, लेकिन यहाँ लिख सकते हैं नेट फ्लो ऑफ चार्ज इज जीरो ड्यू टू completely random motion of electrons, ठीक है। ध्यान दीजिएगा ये आइसोलेटेड कंडक्टर है, ऐसा नहीं कि भाई सर्किट में जोड़ दिया और फिर ये सारी चीज़ें लगा रहे हो, है ना। हम क्या कर रहे हैं, आइसोलेटेड कंडक्टर है। आइसोलेटेड मतलब इससे कोई कनेक्शन नहीं बना हुआ है, ऐसा समझ लो कि ये कॉपर की प्लेट ले ली मैंने इस तरह से, उसका कोई वायर कहीं और नहीं जुड़ा हुआ। तो आइसोलेटेड के लिए देखा कि चार्जेस आर फ्री टू मूव, बिल्कुल सही। चार्जेस फ्री टू मूव तो इलेक्ट्रॉन कहीं भी इधर उधर भाग सकता है, बिल्कुल सही। अब इलेक्ट्रॉन कहीं भाग सकता है, लेकिन सिंस इट इज कंप्लीटली रैंडम मोशन तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज वुड बी जीरो। तो नेट फ्लो ऑफ चार्ज अगर जीरो है तो मैं देख सकता हूं कि यहां पर कि करंट अगर देखा जाए कितना होगा, जीरो। अरे होगा ना जीरो, या प्लेट में रखे रखे चार्ज फ्लो करेगा तो क्या करंट आने लग जाएगा। एक प्लेट रखी हुई है और उसको टच करोगे तो झटके लगते हैं क्या तुम्हें, नहीं लगते ना। तो इसका मतलब क्या हो गया, करंट यहाँ पर जीरो आ गया। तो अब करंट जीरो आ गया। अब अपन ने ओम्स लॉ पढ़ा होगा 9th-10th में, पढ़ा है क्या होता है ओम्स लॉ, वी नहीं डेल्टा वी होता है, डेल्टा वी इज इक्वल्स टू आई इंटू आर। अच्छा बताइए ओम आई कितना आ चुका है, तो मैं सकता हूँ सिंस आई इज इक्वल्स टू जीरो दैट मीन्स डेल्टा वी कितना आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अच्छा मैं क्या करता हूँ कि आई तो क्या है, पूरी कंप्लीट बॉडी को देखो, पूरी कंप्लीट बॉडी को देखो, या इतने छोटा सा एक पोर्शन ले लो उसको भी देख लो, या इतना छोटा सा पोर्शन देख लो उसको भी देख लो। आई तो सबके लिए ऑन एन एवरेज जीरो आएगा, चाहे छोटा वाला लो या पूरा कंप्लीट बॉडी लो या कुछ भी लो। तो मैं क्या बोलता हूँ कि यार डेल्टा वी जीरो आ रहा है, तो एक कंप्लीट बॉडी में इसका मतलब यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से यहाँ जाए, कहीं से कहीं भी चले जाए, हमारे पास डेल्टा वी क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। पोटेंशियल डिफरेंस जीरो बना हुआ है, ठीक है, इसमें कोई डाउट तो नहीं है। अब आगे बढ़े तो देखिए कि डेल्टा वी जीरो, तो साथ के साथ मैं ये भी लिख सकता हूँ कि इसका जो डी वी बना हुआ है वो भी जीरो बना हुआ है। डेल्टा वी तो मतलब क्या है कि हमारे पास बड़ा चेंज, यानी कि बड़ी लेंथ ले लें तब मैं देख रहा हूँ, अब छोटी लेंथ ले लें तब भी अपने पास डी वी जीरो आ रहा है ना। अपन ने देख लिया कि सब जगह ही ऑन इन एवरेज जीरो बनने वाला है, तो डी वी अपने पास जीरो। तो आई कैन से दैट डी वी को देख के अपने पास इलेक्ट्रिक फील्ड का रिलेशन याद आ जाता है, क्या है बताओ वो, माइनस ई डॉट डी आर गधा। तो अगर डी वी जीरो है तो माइनस ई डॉट डी आर जीरो है। अब मैं बात करना चाहता हूं कि डॉट प्रोडक्ट तो जीरो आ गया, अब डॉट प्रोडक्ट जीरो, तो जीरो होने के क्या क्या तरीके हो सकते हैं, क्या डी आर जीरो हो सकता है, अरे यार नहीं हो सकता। डी आर तो क्या है कि हमने कहीं से भी एक दो पॉइंट चूज कर लिए, उनके बीच का गैप है, तो डी आर तो जीरो नहीं हो रहा। अच्छा मैं बात करता हूं क्या डॉट प्रोडक्ट जीरो हो सकता है, हो सकता है, लेकिन ध्यान से सुनना, हम ऐसा कोई फिक्स है क्या कि डी आर हम इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं, डी आर तो रैंडमली किसी भी डायरेक्शन में ले सकता हूँ ना। मैं वापस दिखाता हूँ कि इसमें देखना, यहाँ पर मैं डी आर चाहे तो इस पॉइंट से ऐसे भी ले सकता हूँ, चाहे डी आर तो मैं ऐसे भी ले सकता हूँ, चाहे मैं ऐसा भी ले सकता हूँ, चाहे मैं ऐसा, और चाहे मैं ऐसा, और चाहे मैं ऐसा। तो हो सकता है एक डायरेक्शन में तो डॉट प्रोडक्ट जीरो आ जाए, लेकिन बाकी बची हुई डायरेक्शन तो कुछ ना कुछ तो डॉट प्रोडक्ट दे ही देगी ना,
तो इसका मतलब ये डॉट प्रोडक्ट जीरो होने के चांसेस का जो लॉजिक है वो भी खत्म हो गया। इसका मतलब सिर्फ एक ही रीजन बन सकता है अब यहाँ पर, क्या बनेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड नेट जो अंदर कंडक्टर के बनेगी वो ज़ीरो बन चुकी है, और ये बहुत बहुत काम आने वाली है। ये जो इन्फॉर्मेशन है, ये कंडक्टर के सवाल अगर बनेंगे तो मोस्टली ये इन्फॉर्मेशन तो काम आएगी ही। तो यहाँ से अपन लिख सकते हैं नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो। ठीक है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज ज़ीरो। अब देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ गई, तो फिर से मैंने कंडक्टर बना लिया, ये रहा, या ऊपर ही चल लेते हैं, ये रो ऊपर का। तो मैं देखता हूँ कि ये रहा अपना कंडक्टर, और इसके अंदर में नेट इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो आ गई है। ठीक है ना, तो मैं यहाँ बड़ा स्टाइल से ये एक ऐसे जस्ट इनसाइड में, इस सरफेस के जस्ट इनसाइड में गॉसियन सरफेस बनाना। ये जो ग्रीन वाली चीज़ है ये मैंने बना दी गॉसियन सरफेस। ठीक है, तो इस पॉइंट को अपन आके देखें। हाँ, क्या है, नहीं करंट वेक्टर नहीं है, लेकिन करंट की डायरेक्शन होती है। तो बस बिल्कुल से अभी बताता हूँ, रुक जाओ पहले, अभी मैं कंक्लूड कर लेता हूँ इस बात को। तो मैंने गॉसियन सरफेस बनाई, याद है ना, ऊपर अभी बनाई थी मैंने गॉसियन सरफेस। अरे तो गॉसियन सरफेस बनाया, मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो है, तो मैं लिख सकता हूँ सिंस इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड जो बना है वो ज़ीरो बना है, तो बताइए कि यहाँ पे जो फ्लक्स फॉर गॉसियन सरफेस ना, ये फ्लक्स क्या है, ये क्या है, फ्लक्स फॉर गिवन जो मैंने ऊपर ड्रॉ किया गॉसियन सरफेस, बताइए कितना पाया जाएगा, ज़ीरो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पर ज़ीरो है। ऐसा नहीं कि एक ही पॉइंट पर ज़ीरो है, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ही ज़ीरो आ चुका है, हर एक पॉइंट पर ज़ीरो आ चुका है। तो भाई हर एक पॉइंट पर ही ज़ीरो आ गया, इसका मतलब ई और डी ए हर एक पॉइंट के लिए अगर देखा जाए तो ज़ीरो बनेगा, तो फ्लक्स ज़ीरो आ चुका है। अच्छा बताइए, फ्लक्स ज़ीरो आ गया तो गॉस लॉ हमें क्या बताता है, फ्लक्स का और चार्ज का क्या रिलेशन होता है, बिल्कुल सही, तो मिल सकता हूँ फ्लक्स टोटल जो बना वो होता है Q इन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो मुझे पता है कि ये वैल्यू आ चुकी है ज़ीरो, इसका मतलब जो Q इन बना हुआ है वो कितना आ गया, बोलो, ज़ीरो आ गया। इसका मतलब चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस ज़ीरो बनेगा, चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस, जो ग्रीन कलर की गॉसियन सरफेस बनाई थी, तो चार्ज इनसाइड गॉसियन सरफेस ज़ीरो बनेगा। अच्छा अब एक और चीज़ देखते हैं कि यार क्या कोई आइसोलेटेड कंडक्टर पर हम चार्ज दे सकते हैं क्या। ये कोई मैंने ले लिया आइसोलेटेड कंडक्टर, ये रहा आइसोलेटेड कंडक्टर, और बताइए क्या इस पर कोई नेट चार्ज हम प्रोवाइड कर सकते हैं क्या। दे दिया, यहाँ से हमने चार्ज बाहर से इसको प्रोवाइड कर दिया, किसी भी तरीके से दे दिया, कोई अपना बताया ही था शुरू में जब कैसे चार्ज प्रोड्यूस किया जाता है, इंडक्शन हो गया है ना, और थर्माइनिक एमिशन, कुछ भी करके अपन ने यहाँ पे चार्ज मैंने प्रोवाइड करवा दिया। अब मैंने चार्ज प्रोवाइड करवा दिया, फिर से वही सारी चीज़ें करता हूँ, तो मैंने देखा चार्ज प्रोवाइड करवाया, मैंने उसका वेट किया कि वो सब कुछ इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आ जाए, क्योंकि इस चैप्टर में हम क्या देख रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, यानी कि चार्जेस अपनी जगह जहाँ पर हैं वो रुक गए हैं, जहाँ पर भी चार्जेस हैं वो रुक गए हैं, जहाँ पर जाना था वहाँ जाके रुक गए हैं। तो ये हो क्या रहा है, एक बार मैं सोचता हूँ
तो एक बार तो मुझे ये आइडिया लग चुका है कि चार्ज इनसाइड द गॉसियन सरफेस जीरो है। और गॉसियन सरफेस मैंने कहाँ बनाई थी, ये इस तरह से बनाई थी, ये इस तरह से गॉसियन सरफेस बनाई थी। तो मैं ये कह सकता हूँ कि हमारे पास इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर है, इसका मतलब करंट जीरो होगा। करंट जीरो होगा तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा। पोटेंशियल डिफरेंस अगर जीरो होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर कितना आ गया, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर जीरो है तो इस गॉसियन सरफेस के लिए फ्लक्स कितना आ गया, जीरो। और इस गॉसियन सरफेस के लिए अगर फ्लक्स जीरो आ गया तो इसका मतलब मैं इसके लिए चार्ज एनक्लोज जीरो बोलूंगा। और अगर चार्ज एनक्लोज जीरो आ गया, इसका मतलब जो भी चार्ज दिया जाएगा वो चार्ज रिसाइड ऑन द सरफेस। चार्ज given resides on the surface। ठीक है, चार्ज गिवन रिसाइड्स ऑन द सरफेस। मैं फिर से बता देता हूँ कि ऐसा क्यों हुआ कि यहाँ पर इस सरफेस के अंदर में, ये गॉसियन सरफेस थी हमारी, इस सरफेस के अंदर में चार्ज एनक्लोज जीरो आ चुका है। लेकिन मुझे पता है किसी कंडक्टर को चार्ज तो हम दे ही सकते हैं, तो अगर चार्ज दिया लेकिन वो अंदर नहीं पहुंचा तो कहाँ पहुंचेगा, आउटर सरफेस पे पहुंचेगा। इसका मतलब यहाँ पर इस सरफेस पर चार्ज अगर देखा जाए तो कुछ इस तरह से पाया जाएगा, सरफेस पर, आउटर सरफेस पर पाया जाएगा, अंदर कहीं पर भी नहीं दिखेगा। इस फंडे को एक और तरीके से समझ सकते हैं, एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से। बताइए, कोई भी सिस्टम अपनी एनर्जी को बढ़ाकर स्टेबल होना चाहेगा या कम करके स्टेबल होना चाहेगा, कम करके स्टेबल होना चाहेगा। तो मैंने मान लो ये तो कंडक्टर था, अब चार्ज दिया तो मैंने मान लो यहाँ पर सेंटर पर रख के चार्ज दे दिया, सेंटर पर चार्ज दे दिया। अब सेंटर पर चार्ज दिया, मान लो हमारे पास जो भी चार्ज बना वो तो कंडक्टर के अंदर है ना, चार्ज तो मूव कर सकता है ना। तो चार्ज अगर देखें तो मैंने दे दिया कि पॉजिटिव चार्ज दे दिया। अब पॉजिटिव चार्ज सिर्फ एक चार्ज पार्टिकल से तो नहीं बनेगा, एक प्रोटॉन से तो नहीं बनेगा, ऐसे खूब सारे प्रोटॉन देने पड़ेंगे मेरे को। तो मैं क्या बोलता हूँ कि मान लो जब मैंने यहाँ चार्ज दिया तो यहाँ खूब सारे पॉजिटिव चार्ज आ गए, खूब सारे पॉजिटिव चार्ज मैंने दे दिए। और अगर पॉजिटिव चार्ज दिए तो आपस में देख के वो खुश होंगे, रिपल्शन करेंगे या अट्रैक्शन करेंगे, रिपल्शन करेंगे। रिपल्शन करेंगे तो वो अपने बीच की दूरियां क्या करना चाहेंगे, बढ़ाना चाहेंगे, ताकि उनके बीच का रिपल्शन जो है वो कम हो जाए। बेसिकली वो दूर दूर भागना चाहेंगे एक दूसरे से। और अगर वो दूर दूर भागना चाह रहे हैं, भाग रहे हैं, तो बताइए मैक्स टू मैक्स कितनी सेपरेशन वो रख सकते हैं, सरफेस पर आ जाए, उससे ज़्यादा बाहर तो भाग नहीं सकते। तो मैक्स टू मैक्स चार्जेस कहाँ हो जाएंगे, सरफेस पर हो जाएंगे। और अगर उनके बीच की दूरियां भी बढ़ गई, आप देख सकते हो उनके बीच की दूरियां मैक्स टू मैक्स हो गई, इसका मतलब वो पोटेंशियल एनर्जी उसकी क्या हो जाएगी, मिनिमम हो जाएगी। तो इसका मतलब कोई भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अगर खुद से छोड़ दिया जाए तो वो चाहता है कि वहाँ की पोटेंशियल एनर्जी वो खुद की कम कर ले और चार्जेस के बीच का सेपरेशन वो बढ़ा दे। और मैक्स टू मैक्स सेपरेशन करना है तो चार्जेस कहाँ आ जाएंगे, सरफेस पर आ जाएंगे। तो हमने गॉस लॉ की मदद से भी देखा कि चार्जेस कहाँ जाएंगे, हमने फोर्सेस की मदद से भी देखा कि चार्जेस कहाँ जाने वाले हैं। एनी डाउट? चलिए तो ऊपर से नोट कर लीजिए। नोट कर लिया क्या ये ऊपर वाला? कर लिया क्या? ठीक है, ये नीचे वाला इसको ओके, अब आगे बढ़। बहुत स्लो हो यार, अब ऊपर वाली भी है। तो इसमें लिखें, ये लिखने के बाद में लिख लेना अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, लिख लेना अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन,
अंडर इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन नेट इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड अ कंडक्टर इज net electric field inside a conductor is 0. Net electric field inside a conductor is 0. ठीक है, बाकी ये सब चीजें नोट कर लो। कर लिया? ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट लिखें, टेंजेंशियल कंपोनेंट लिखें, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और along the surface component of electric field is zero, hence field lines are normal to the surface everywhere. तो नॉर्मल टू द सरफेस एवरीवेयर, मैं लिखो वापस से, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, टेंजेंशियल कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड और along the surface component of electric field is zero, hence field lines are normal to the surface, field lines are normal to the surface everywhere. Field lines are normal to the surface everywhere. Field lines are normal to the surface everywhere. ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए कि यहाँ पर कोई मैं सरफेस ड्रॉ कर लेता हूँ, ये रही हमारी सरफेस, ये इस तरह से कोई सरफेस थी, है ना। ये बड़ा मेटल कंडक्टर का एक पार्ट है ना। कंडक्टर मतलब क्या है कि एक बहुत बड़ा कंडक्टर है, इसका छोटा सा मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब सरफेस देख लिया। अब इस सरफेस के लिए मैं ड्रॉ करता हूँ, मुझे मालूम नहीं कि इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ पर है। अभी अपन ने लिख ज़रूर लिया है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारी पाई जाएगी अलॉन्ग द नॉर्मल टू द सरफेस, अलॉन्ग द टेंजेंट टू द सरफेस 0 होगी। अब हम ये बात प्रूव करना चाह रहे हैं, तो मैंने क्या लिखा कि इलेक्ट्रिक फील्ड के 2 कॉम्पोनेंट मान लिए। ये मैंने लिख लिया, इलेक्ट्रिक फील्ड का वो वाला कॉम्पोनेंट जो नॉर्मल के अलॉन्ग है, और इलेक्ट्रिक फील्ड का ये वाला कॉम्पोनेंट मान लिया जो सरफेस के टेंजेंट के अलॉन्ग है ना, सरफेस के अलॉन्ग। तो अब मैं देखता हूँ, अब मैं क्या करता हूँ कि ये मैंने इस तरह से जब इलेक्ट्रिक फील्ड को ड्रॉ कर लिया है, जिसमें कि हमने नॉर्मल वाला कॉम्पोनेंट भी ले लिया है सरफेस के और टेंजेंशियल कॉम्पोनेंट भी ले लिया है सरफेस के, तो अब मैं देखता हूँ कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी है वो किसकी वजह से बनी है? कूलॉम्स फोर्स की वजह से बनी हुई है, चार्जेस की वजह से बनी हुई है। तो कूलॉम्स फोर्स जो हम देखते हैं वो अपना कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है? कंजर्वेटिव फोर्स है या नहीं है? बिल्कुल है। तो कंजर्वेटिव फोर्स है, तो एक क्लोज लूप में जाने के बाद में जो नेट वर्क डन होगा वो कितना होगा बोलो? 0 होगा। नेट वर्क डन क्या होगा? 0 होगा। तो यहाँ पर अपना कंडक्टर कुछ इस तरह से समझ लीजिए बना हुआ है ना। मैं बड़ा पूरा सा कंडक्टर नहीं बना रहा, बस छोटा सा पॉइंट यहाँ बना लिया। यहाँ पर ये अंदर का पॉइंट है, ये वाले सारे जो पॉइंट हैं ये कंडक्टर के अंदर का पॉइंट है, और ये जो पॉइंट बन गया ये एक्सटर्नल पॉइंट बन चुका है।
तो अभी मैं एक क्लोज्ड लूप ड्रॉ करता हूँ। मैंने क्या कर दिया, एक ऐसा क्लोज्ड लूप ड्रॉ कर दिया, ये ऐसा क्लोज्ड लूप ड्रॉ कर दिया, ठीक है। क्लोज लूप में जाने का वक्त, यहाँ पे वर्क डन क्या होना चाहिए बोलो, इस क्लोज लूप में जाने पर वर्क डन 0 होना चाहिए। तो मैं देखता हूँ कि यहाँ पर मैं इस तरह से जाता हूँ ना, मैंने बोल दिया कि मैं ऐसे मूव कर रहा हूँ, इस तरह से मूव कर रहा हूँ। तो मैंने बोल दिया इस पार्ट को पार्ट नंबर 1 कह दिया, इस पॉइंट को, इस लेंथ को पार्ट नंबर 2 कह दिया, इसको 3 कह दिया और इसको 4 कह दिया। तो अगर मैं किसी क्यू चार्ज को इस पार्ट में मूव करवाता हूँ तो इसका वर्क डन देखने की कोशिश करते हैं। तो मैं लिख सकता हूँ वर्क डन ऑन सम चार्ज, सम चार्ज q, वर्क डन ऑन सम चार्ज q इन क्लोज्ड लूप, इन क्लोज्ड लूप। तो चलिए देखते हैं क्या हुआ। तो इसके 4 टुकड़े कर सकते हैं कि ये होगा 1 वाला पार्ट, 2 वाला पार्ट, 3 वाला पार्ट एंड 4 वाला पार्ट। तो मैं देखता हूँ 1 वाले पार्ट के लिए। तो 1 वाले पार्ट के लिए मैंने क्या किया था, टेंजेंशियल कुछ लिखा हुआ था, टेंजेंशियल कुछ लिखा हुआ था। तो मैं लिख सकता हूँ Q इंटू ई टेंजेंशियल, ये तो आ गया इसका फोर्स, डॉट DL कर लिया जाए, DL कर लिया जाए तो क्या हो जाएगा, वर्क डन हो जाएगा। कौन से वाले पार्ट के लिए, पार्ट नंबर 1 के लिए। प्लस पार्ट नंबर 2 की बात करता हूँ। तो पार्ट नंबर 2 के लिए अगर देखा जाए तो यहाँ पर क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड, अच्छा हाँ एक और चीज़, पार्ट नंबर 1 के लिए नॉर्मल की वजह से जो नॉर्मल इलेक्ट्रिक फील्ड है उसका कुछ वर्क डन होगा क्या, नहीं होगा, 0 होगा। रीजन बीइंग परपेंडिकुलर होने वाला है तो उसका डॉट प्रोडक्ट 0 हो जाएगा। अब मैं 2 पर आता हूँ। तो 2 पर जब आता हूँ तो मैं देख सकता हूँ कि इसका जो मोशन हुआ है वो सरफेस के परपेंडिकुलरली हुआ है। तो इसका मतलब टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से कोई वर्क डन होगा क्या, बताइए, नहीं होगा। तो मैं लिख सकता हूँ कि यहाँ पर पार्ट नंबर 2 के लिए कितना लिखा जाएगा, वो होगा QEN और ये DL, EN मैंने बाहर लिया और DL मैंने अंदर लिया, तो इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट माइनस हो चुका है, नेगेटिव हो चुका है। प्लस थर्ड वाला पॉइंट, थर्ड वाले के लिए देखते हैं। तो इस पॉइंट पर हम सरफेस के अंदर आ चुके हैं, ये कंडक्टर के अंदर आ चुके हैं। तो थर्ड वाले के लिए बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या बनेगी, इलेक्ट्रिक फील्ड एट थर्ड पॉइंट DL और Q कर दिया। तो बताइए थर्ड वाली लाइन के लिए जो हमने लेंथ लिखा है वो तो कंडक्टर के अंदर है, तो उस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी लिखी जाएगी, 0। तो मैं लिख सकता हूँ कि E3 की जो वैल्यू है वो है 0 बिकॉज इनसाइड कंडक्टर पॉइंट है, ये इनसाइड कंडक्टर हम देख रहे हैं। फिर आगे की बात कर लेते हैं। अब बचता है फोर्थ वाला। तो ये फोर्थ वाले के लिए देखें तो वो हो गया Q, आगे क्या लिखूँ मैं, कौन सा वाला लिखूँ, टेंजेंशियल या नॉर्मल, नॉर्मल। तो इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मल और ये DL, मैं देख सकता हूँ E और DL का जो डॉट प्रोडक्ट आया वो पॉजिटिव बन जाएगा। नाउ एक और चीज़ देखिए, यहाँ पर जो लिखा हुआ है ये माइनस के साथ में है और यहाँ पर जो लिखा हुआ है वो प्लस के साथ में है, एक दूसरे को ख़त्म कर देंगे, कैंसिल आउट हो जाए। तो जो नेट वर्क डन बना वो कितना बना हुआ है, QE टेंजेंशियल DL बना हुआ है और वो इंटीग्रेशन के साथ। अब मुझे पता है कि वर्क डन इन क्लोज लूप क्या होना चाहिए, वो तो 0 होना चाहिए। क्यों, क्योंकि कंजर्वेटिव है, क्योंकि कंजर्वेटिव फील्ड बना हुआ है। तो आप देख सकते हैं कि सिंस कंजर्वेटिव इलेक्ट्रिक फील्ड, इसीलिए वर्क डन 0 रहेगा। तो यहाँ पर वही लिखा हुआ है। तो अब देखो यहाँ पर ये 0 करना है, इसका मतलब हमारे पास एकमात्र ऑप्शन बचता है कि टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 हो जाए। तो ये हमने वर्क डन के पर्सपेक्टिव से देखा कि टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होनी पड़ेगी। तो चलिए एक और पॉइंट से समझते हैं, हमने बात करी थी, ये चैप्टर का नाम क्या है,
इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का मतलब बिल्कुल चार्ज स्टेशनरी है। तो अभी हमने एक कंडक्टर ले लिया, उसको कोई चार्ज दे दिया, तो वो कुछ देर में अपनी जगह पर जाके स्टैटिक कंडीशन में आ जाएगा, जहाँ रुकना है वो रुक जाएगा। तो लेट्स से ये कोई कंडक्टर लिया, इस पर मैंने कोई चार्ज दे दिया, और जहाँ जाके रुकना है वो रुक जाएगा, और मुझे पता है वो कहाँ जाएगा। वो अगर चार्ज दिया गया तो वो कहाँ जाने वाला, सरफेस पर, सरफेस पर जाने वाला है, और सरफेस पर जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आ चुका है। सरफेस पर जाके इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन पे आ चुका है। तो मैं लिख सकता हूँ कंडक्टर, चार्ज कंडक्टर है, चार्ज कंडक्टर इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन। अच्छा, कंडक्टर का मतलब क्या होता है? अबे हिंदी मतलब नहीं, मतलब क्या है? कंडक्टर का मतलब ये कि फ्री चार्जेस अवेलेबल हैं, वो घूम सकते हैं इधर। चार्ज अपनी जगह पर फिक्स होने की ज़रूरत नहीं है, चार्ज अपनी मर्जी से कहीं भी घूम सकता है अगर उसको ज़रूरत है तो अभी उसके बावजूद भी चार्जेस कहाँ आ गए? सरफेस पर आ गए, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आ गए। चार्जेस घूम सकते हैं, उसके बावजूद भी वो लॉकडाउन में चल रहे हैं, फिक्स हो चुके हैं। भाई साहब, ये यहाँ का यहाँ फिक्स हो गया, ये यहाँ का यहाँ फिक्स हो गया, ये यहाँ का यहाँ फिक्स हो गया, ठीक है ना। तो अब मैं सोचता हूँ कि ये फिक्स हुआ होगा तो कैसे हुआ होगा। तो देखिए, मैंने कोई एक पर्टिकुलर चार्ज को पकड़ लिया, मैंने इसको देखना शुरू कर दिया, इस जो यहाँ पे छोटा सा चार्ज था उसको देखना शुरू कर दिया। अभी ये इसको अगर देखा जाए तो क्या ये अलोंग द सरफेस मूव कर रहा है? क्या नहीं मूव कर रहा है। मूव कर सकता है क्या? अरे मूव कर सकता है क्या, ये बोल रहा हूँ। पॉसिबल मतलब यहाँ पर रोकने वाला तो कोई नहीं है ना, उसको कंडक्टर है तो कर सकता है, उसके बावजूद भी नहीं कर रहा है। इसका मतलब मैं ये कह सकता हूँ कि उसको यहाँ पर अलोंग द टेंजेंट, अलोंग द सरफेस धक्का मारने वाला कोई नहीं होगा, तभी जाके वो नहीं जा रहा। बोलो। तो इसका मैं वापस से बोलता हूँ, इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, चार्ज चाह के जहाँ जाना चाहे वो जा सकता है, तो सभी चार्जेस अपनी अपनी जगह पर पहुँच गए। अब मैं इस चार्ज से बात करता हूँ, तो इसने बोला कि मैं जाना चाहूँ तो जा सकता हूँ, लेकिन मेरे को जाने के लिए कोई फोर्स ही नहीं कर रहा। मतलब जब तक कोई धक्का नहीं मारेगा मैं थोड़ी ना जाऊँगा। इसका मतलब इस पर अलोंग द सरफेस कोई फोर्स लग नहीं रहा, और फोर्स ही नहीं लग रहा, इसका मतलब अलोंग द सरफेस इलेक्ट्रिक फील्ड क्या रहा होगा? ज़ीरो रहा होगा। तो सर इस लॉजिक से तो बाहर भी तो नहीं जा रहा हो, तो बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो कर दो। कर दें क्या बाहर भी इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो? नहीं कर सकते हैं। रीज़न बीइंग कि भाई यहाँ पर फिजिकल लिमिटेशन है ना, कंडक्टर यहीं पर ही ख़त्म हो गया। अब वो हवा में थोड़ी ना चार्ज जंप कर सकता है जब तक कि उसको कोई सफिशिएंट एनर्जी ना दे दे। जंप करने के लिए अगर कोई एनर्जी मिलेगी तो वो कर जाएगा। अब भाई साहब कोई एनर्जी नहीं दे रहा, और वो कैसे जंप कर जाएगा जब उसके पास एनर्जी नहीं है बाहर कूदने की। तो मैं देख सकता हूँ यहाँ पर भले ही इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे बन जाए, बट इसका ये यहाँ पर बाउंडेड कंडीशन में है तो वो जंप नहीं कर रहा। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनी हुई है तो मात्र और मात्र नॉर्मल डायरेक्शन में बनी होगी, मात्र और मात्र हर सरफेस के यहाँ पर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में बनी होगी, हमेशा और हमेशा इसी तरीके से बनी होगी। तो आप कंडक्टर ले लीजिए, लेकिन ध्यान दीजिए किस कंडीशन में? इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में कंडक्टर को लिया तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर बनाएगा तो ऑलवेज एंड ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस बनाने वाला है। तो दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से समझा, वर्क डन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और फोर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी, कि वो भाई वो नहीं चल रहा है। तो नोट कर लिया था कि अपन ने? करो।
चलिए अब ये बने, अच्छा नीचे वाली भी स्लाइड है ना, ये लो ये लो ये लो ये लो ये लो, हाँ डन। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, इफ अ कंडक्टर इज प्लेस्ड, if a conductor is placed, if a conductor is placed in external electric field, in external electric field, in external electric field, then charges are induced, then charges are induced in a conductor, charges are induced in a conductor। तो मैंने मान लीजिए ये कंडक्टर ले लिया है ना, ये कंडक्टर ले लिया और यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल मैंने ऐसे ड्रॉ कर दिया, एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरह से ड्रॉ कर दिया। अब कंडक्टर है, इसका मतलब चार्जेस फ्री टू मूव है, अपनी मर्जी से जहाँ दुनियादारी उसकी चल रही है, सब अपनी अपनी मर्जी से घूम रहे हैं। अब मैंने लगा दी एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड, तो मान लीजिए ये मैंने एक इलेक्ट्रॉन को पकड़ लिया, इलेक्ट्रॉन पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, तो उस इलेक्ट्रॉन को अगर देखा जाए तो वो किधर मूव करेगा, लेफ्ट में कि राइट में? और अगर प्रोटॉन हो तो लेफ्ट में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि नेगेटिव चार्ज है, तो मुझे पता है कि जो फोर्स लिखा जाता है वो होता है Q इंटू इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप देख सकते हैं Q जब नेगेटिव हो गया तो माइनस चार्ज इस तरफ आ जाएगा, फंस जाएगा, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इस तरफ में इस साइड में नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, और नेगेटिव चार्ज जब यहाँ आ गया तो कुछ इस तरह से चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन देखा। अच्छा बताइए पॉजिटिव चार्ज कहाँ पाया जाए? राइट साइड में पाया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में पाया जाएगा, पॉजिटिव चार्ज राइट साइड में पाया जाएगा। तो नेगेटिव चार्ज भी आ चुका है, पॉजिटिव चार्ज भी आ चुका है, और यही स्टेटमेंट में भी लिखा हुआ था कि भाई एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड हो तो उसकी वजह से चार्जेस इंड्यूस हो जाते हैं। इस मेटल सरफेस पर पहले कोई चार्ज नहीं था, न्यूट्रल था, तो अब देखा गया जब इलेक्ट्रिक फील्ड लगा दी गई तो ये चार्जेस क्या हो गए, इस तरफ इस तरफ इस तरफ ऐसे अरेंज होने लग गए हैं, और फाइनली यहाँ पर इंड्यूस हो चुके हैं, यहाँ पर इंड्यूस हो चुके हैं। अब देखो कि सर आप तो बड़ी बातें कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो होना चाहिए, अब तो चार्ज भी डिस्ट्रीब्यूट करवा दिया आपने इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो कुछ और बाद में बोलो तो कुछ और, ऐसा क्या? तो फिर क्या हो रहा होगा? क्या हो रहा होगा? नेट फील्ड ज़ीरो होगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इन कंडक्टर, ये तो ज़ीरो ही है। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन आ गई, कोई चार्ज मूव नहीं कर रहा, करंट ज़ीरो, पोटेंशियल डिफरेंस ज़ीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, तो इलेक्ट्रिक फील्ड नेट इनसाइड द कंडक्टर ज़ीरो आ गया। अब नेट में देखिए यहाँ पर चमत्कार क्या हो रहा है कि ये अपना एक्सटर्नल फील्ड है, तो इस पॉइंट की अगर मैं बात करता हूँ तो इस पॉइंट पर भी हमारा एक्सटर्नल तो बना हुआ है ई एक्सटर्नल। अब बात करते हैं ये पॉजिटिव और नेगेटिव की वजह से। पॉजिटिव की वजह से बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनेगा, लेफ्ट में कि राइट में? और नेगेटिव की वजह से लेफ्ट में। तो इसका मतलब हमारे चार्जेस इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए कि इनकी वजह से एक इलेक्ट्रिक फील्ड बनी, और उसको हम जानते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड के नाम से। चार्ज इंड्यूस्ड ना, उसी तरह से इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि किसी भी पॉइंट पर एट एनी
इनसाइड कंडक्टर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड क्या होना चाहिए? ज़ीरो होना चाहिए। तो इसका मतलब जो मैंने पढ़ाया था वो सही था, ऐसा नहीं कि थोड़ी देर के लिए चलेगा, वो सब जगह चलेगा कंडक्टर में। दूसरी बात, मैं एक एक्सटर्नल पॉइंट की बात करता हूँ। एक्सटर्नल पॉइंट के लिए बताइए कैसे, क्या ज़ीरो बनेगा कि नहीं बनेगा? एनी पॉइंट एक्सटर्नल ऑफ कंडक्टर, हाँ, तो क्या बोलेंगे बताओ? इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी नेट वो ज़ीरो है कि नहीं है? नहीं है, उसका तो हमने बात ही नहीं करी। हमने तो बस किसका ठेका ले रखा है? इसका ले रखा है। कहाँ पर? अंदर का। दुनियादारी से अपने को कोई मतलब नहीं है, अपन तो घर की बात करेंगे कि भाई घर पे क्या हो रहा है, घर के बाहर क्या हो रहा है अपने को नहीं मालूम। तो मेरे को क्या समझ में आ रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड। अब चार्जेस बने हैं तो ऐसा हो सकता है ना इस पॉइंट पर इंड्यूस चार्जेस की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड हो। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर दोनों की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो बनेगी वो अपने को मालूम नहीं ज़ीरो बनेगी। तो अपन ने बोल दिया कि भाई नॉन ज़ीरो है, अपने को आइडिया नहीं है, तुम्हारा देख लो, ठीक है। अंदर के बारे में ज़रूर कॉन्फिडेंटली बोल रहे हो कि इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में जो चार्जेस इंड्यूस हो चुके हैं उसके बाद में फाइनली नेट जो बनेगा वो डेफिनेटली ज़ीरो पाया जाएगा। समझे कि नहीं? बोलो। तो इसको नोट करो, आगे बढ़ते हैं जल्दी से। अब आगे लिखें तो अगर मैं इसी कंडक्टर को ले लेता हूँ अब, तो इसके लिए हमने देखा था चार्जेस कुछ ऐसे आ चुके हैं, यहाँ पर माइनस 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 माइनस, यहाँ पर प्लस 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 प्लस। तो वी नीड टू ड्रॉ कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखने में कैसी पाई जाएंगी। तो बताइए कैसा बनना चाहिए? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सटर्नल तो ऐसी बनी हुई थी, ऐसे पैरेलल बनाते जाएं, ऐसे इस तरह से। देखो क्या हुआ, इसमें सारी चीजें अपने को देखनी पड़ेगी। कंडक्टर के अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो, कंडक्टर के सरफेस पर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो नेट बनेगी वो कुछ ऐसे बनेगी, वो कुछ यहाँ पर इस तरीके से बनेगी। देख सकते हो ना, नेगेटिव चार्ज है तो टुवर्ड्स द चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड बनने वाली है, ठीक है। कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से ऐसे इन्फ्लुएंस होंगे। अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या होंगी? इससे बाहर जाएंगी। पॉजिटिव इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे होंगी? इससे बाहर जाएंगी। और यहाँ पर भी ध्यान रखना पड़ेगा, यहाँ पर ये क्या है? परपेंडिकुलर है, 90 डिग्री पर बना हुआ है। अच्छा बताइए, अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कैसे ड्रॉ करूँ, लेफ्ट में या राइट में? होंगी ही नहीं, नेट यहाँ पर ज़ीरो होगा। तो इसका मतलब अंदर चार्ज में ये कंडक्टर में हम कभी भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ नहीं करेंगे, नेट। समझे क्या बात को? तो चलो इसको नोट कर लो और ये करो। ये मैंने कर दिया, एक प्लेट बना दी ना, ये न्यूट्रल प्लेट बना दी मैंने, न्यूट्रल प्लेट, एंड यहाँ पर एक प्लस क्यू चार्ज रख दिया। तो अब हम देखना चाहते हैं, न्यूट्रल कंडक्टर प्लेट है ना, कंडक्टर है, कंडक्टर प्लेट। अब मैंने यहाँ क्यू चार्ज रख दिया है, तो हम देखना चाहते हैं, बताइए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस दिखने में कैसी पाई जाएंगी। एक रफ आइडिया देखना चाहते हैं। बोलो। सबसे पहले तो मैं देखता हूँ
कि यहाँ पर Q चार्ज आ गया तो न्यूट्रल प्लेट क्या यहाँ पर चार्जेस इंड्यूस होंगे या नहीं होंगे? होंगे। तो बताइए लेफ्ट वाली प्लेट पर पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव? नेगेटिव आएगा। ये नेगेटिव इस तरह से बना दिया मैंने, और इधर क्या आ जाएगा? पॉजिटिव आ जाएगा। नेट चार्ज मिला के कितना हो जाएगा बोलो? पॉजिटिव और नेगेटिव 0 हो जाएगा, क्योंकि न्यूट्रल प्लेट थी ना, तो न्यूट्रल थी तो इसका मतलब चार्ज हमेशा 0 बनेगा नेट। तो अब इस तरह से बन चुका है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ड्रॉ करनी है। अगर सिर्फ सिंगल चार्ज होता तो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स कुछ ऐसे बन रही होती, ऐसे कुछ हो रही होती। अब क्या हो गया कि यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आ चुका है, तो इसकी वजह से थोड़ा सा ये क्या हो जाएंगे, इस तरह से सरफेस के परपेंडिकुलर दिखेंगी, और यहाँ से देखें तो ये पॉजिटिव चार्ज है तो रेडियली मतलब इस तरह से परपेंडिकुलरली बाहर जाते हुए दिखेंगे। अच्छा, यहाँ पर अंदर के पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ बनाऊँ? लेफ्ट राइट ऊपर नीचे? कहीं नहीं बनेगी, क्योंकि अंदर के पॉइंट पर होती है 0, तो अपन उसको ड्रॉ नहीं करेंगे। ठीक है, चलिए अगला पॉइंट लिखें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट लिखें। इन इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन, potential difference between any two potential difference between any 2 points of conductor is always 0. Between any 2 points of conductor is always 0, है ना। इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में है पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन इन एनी 2 पॉइंट्स ऑफ कंडक्टर इज ऑलवेज 0। अब हम लिखते हैं, ये मैंने ले लिया कंडक्टर, है ना, कुछ कंडक्टर था, चार्ज भी दे दिया इसको, है ना, चार्ज कंडक्टर को इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आ गया। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक कंडीशन में आ गया तो इसका मतलब चार्ज इसका सब जगह इस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो गया, सारा सरफेस पर जाएगा। अंदर बनाऊं क्या कहीं पर कुछ? तो अब देखो मैं क्या करता हूँ, मैं देखना चाहता हूँ कि एकदम नियर बाय द सरफेस, इस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी, एकदम सरफेस के जस्ट आउटसाइड पॉइंट की बात कर रहे हैं, उस पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगी उसके बारे में हम सोचना चाहते हैं कि कितनी बनेगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है, वो भी एट रैंडम किसी ऑब्जेक्ट की निकालनी है, तो अपने पास एक ही तरीका होता है, कौन सा? गॉस लॉ है, तो गॉसियन सरफेस बनानी पड़ेगी। ऐसी सरफेस बनाएंगे जिससे कि अपना काम आसान हो कि टफ हो? आसान हो। तो कैसे बनाओगे? ऐसी होनी चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर के साथ में एंगल या तो 0 या तो 90। तो आप देख सकते हो, ऐसे सोच सकते हो कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स ऐसे आउटवर्ड जा रही होंगी। तो मैं क्या करता हूँ ना, ध्यान से देखना आप, समझे? एक सिलेंडर बना दिया मैंने इस तरह से, जो परपेंडिकुलर सरफेस दिखा है, छोटू सा सिलेंडर है ना, ये छोटू सिलेंडर है।
ना अब बात करते हैं कि इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड्स वगैरह कैसे कैसे होंगी। तो मैं देख सकता हूँ, ये मैंने लिख दिया सरफेस नंबर 1, इसको मैंने लिख दिया सरफेस नंबर 2, और ये जो कर्व्ड सरफेस है इसको मैंने लिख दिया सरफेस नंबर 3, है ना। ये सरफेस तो लिख सकते हैं इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए पूरा इज इक्वल टू क्यू इन बाय एप्सिलॉन नॉट। तो ई डॉट डी ए को अपन क्या कर सकते 3 पार्ट में ब्रेक कर दिया। मैंने लिख दिया, ये लिखा ई डॉट डी ए फॉर सरफेस नंबर 1 फॉर सरफेस 1 प्लस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए। अच्छा, यहाँ गोला नहीं बनेगा, ध्यान रखना है, गोला नहीं बनेगा। अपॉन फॉर सरफेस 2 प्लस इंटीग्रल ऑफ ई डॉट डी ए, अरे यार फिर गोला बना है ना, और सरफेस नंबर 3 इज इक्वल टू क्यू इन बाई एप्सिलॉन नॉट। अब क्यू इन की बात करते हैं तो यहाँ पर चार्ज कैसे फंसेगा, एक सर्कुलर एरिया में जो फंसा हुआ सरफेस है, ये ऐसा सरफेस जो बना होगा ना उसमें चार्ज फंसा होगा, समझ रहे हो क्या। और उस सरफेस की बात करें तो ये एरिया में चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है या वॉल्यूम पर डिस्ट्रीब्यूटेड है, एरिया पर है। तो इसका मतलब यहाँ पर मुझे सिग्मा मान लेना चाहिए। तो मैं लिख सकता हूँ सिग्मा इंटू छोटा सा एरिया मैंने मान लिया लेट से डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। क्यू इन की वैल्यू सिग्मा इंटू डी ए लिखती मैंने। अब बताइए यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी बनेगी फॉर सरफेस 1, कितनी बनेगी वो बोलो, 0। क्यों, बिल्कुल सही, तो ये हो जाएगा 0 बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0, इनसाइड वाला पॉइंट है। अब बात करते हैं ये कौन सी नंबर 2 वाली सरफेस। तो यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड पता नहीं है कितना है, वही तो निकालना चाहते हैं। तो मैंने लिख दिया इलेक्ट्रिक फील्ड ई और ये डी है, दोनों सेम डायरेक्शन में है तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ई डी ए कॉस 0। तो ये मैंने इतना लिख दिया, ठीक है। प्लस अब मैं इसकी बात करता हूँ, इसके लिए बताओ कितना होगा, 0। क्यों 0, बिकॉज इलेक्ट्रिक फील्ड इज परपेंडिकुलर टू एरिया वेक्टर। तो यहाँ से आ गया 0 प्लस ई डी ए प्लस 0 इज इक्वल टू सिग्मा डी ए अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो देखना इधर डी ए उधर डी ए खत्म हो गया, तो ई बराबर सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड बनी हुई है उसकी डायरेक्शन भी होगी। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा जाए तो वो आ गया सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट और डायरेक्शन आ गई है एन कैप। एन कैप मतलब नॉर्मल टू द सरफेस बन चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमने लिख दिया है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट एन कैप। अच्छा ध्यान दीजिएगा, हर पॉइंट पर सिग्मा की वैल्यू डिफरेंट हो सकती है, वी आर नॉट सो श्योर अबाउट दैट। वो तो सरफेस कोई टेढ़ा मेढ़ा कुछ भी हो गया तो उस पर डिपेंड करेगा। तो अभी इस पॉइंट के लिए बात, वो अभी आगे बात करूँगा, मैं बताऊँगा। बस ये अभी समझ लेना, हो सकती है, ये मैंने अभी बता दिया कैसे हुई, अभी थोड़ी देर में बात करेंगे। और ये यहाँ पर क्या आया, ये छोटा सा सरफेस के लिए मैंने देखा था कि यहाँ पर जैसे इस पॉइंट के इस मेटल के जस्ट आउटसाइड वाले पॉइंट पर मैंने देखा था, तो क्या लिखा जाएगा सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पर क्या लिखा जाएगा, इस पॉइंट की सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लिखा जाएगा, वो हो जाएगा इस पॉइंट का सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। और डायरेक्शन क्या हो गई, रेडियली अवे, मतलब बाहर की तरफ परपेंडिकुलरली बन चुकी है। समझे वो लोग। तो नोट कर लीजिए जल्दी से।